हेलो फ्रेंड्स, परमाणु संरचना में आज हम पढ़ेंगे अफबाउ के नियम। अफबाउस प्रिंसिपल, अफबाउ के नियम क्या होते हैं। ये टॉपिक क्वांटम नंबर से संबंधित है, तो इसके लिए आप क्वांटम नंबर वाले मेरे जो लेक्चर है उसको आप वापस से देखिएगा कि क्वांटम संख्या हम किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं अफबाउ के नियम। अफबाउ कोई साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अफबाउ एक लैटिन भाषा का शब्द है और उस लैटिन भाषा में उस शब्द का जो मीनिंग है हिंदी इंग्लिश में वो होता है फॉर्मिंग या मेकिंग, निर्माण करना या बनाना। ठीक है, अफबाउ का मतलब होता है बनाना, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। ये किसको बनाता है? ये बनाता है किसी परमाणु में उपकोष या कक्षकों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सबशेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सबशेल और ऑर्बिटल्स। कक्षकों की ऊर्जा का या उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो है वो निर्माण करने का काम करता है, तो इसे बोलते हैं अफबाउ। अफबाउ के नियमों में 3 नियमों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला नियम है पाउली का अपवर्जन का नियम, दूसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और तीसरा नियम है N+L का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट पर्पज से, रीट के एग्जाम वाइज या कांस्टेबल के एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और तीसरा है N+L रूल। तो सवाल भी आपके यहीं से बनेंगे कि अपवर्जन का नियम, परमाणु में अपवर्जन का नियम किसने दिया? पाउली ने, है ना। इस तरीके से सवाल बनेंगे। अधिकतम बहुलकता का नियम दिया गया हुंड के द्वारा, है ना। तो ये ध्यान रखना, N+L नियम में N क्या है और L क्या है। तो N+L नियम में N है मुख्य क्वांटम संख्या और L है दिगंजी क्वांटम संख्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर। चलिए पहला नियम पढ़ते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का नियम। ये नियम क्या कहता है, तो इसकी पहले थ्योरेटिकल बात आप समझो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि किसी परमाणु, ठीक है, किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु होना चाहिए और उसके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, कोई भी परमाणु है, ध्यान रखना एक ही परमाणु की बात की जा रही है, एक ही परमाणु के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं से उठा लीजिए, उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या 100% डिफरेंट होगी। आप इसे यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है, आप इसकी ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, दूसरे शब्दों में एक कक्षक में जो एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, हो सकते हैं, जिनका चक्रण यानी कि स्पिन, चक्रण विपरीत होता है या विपरीत होगा। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु की कोई 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, या अदर वर्ड्स की बात करें, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है उसमें जो एक कक्षक होगा उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन उन दोनों का जो चक्रण है वो विपरीत होगा। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा, तभी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होगी। अगर दोनों में क्लॉकवाइज भर दूं यहां पे तो फिर चारों क्वांटम संख्याएं समान हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, सोडियम Na। सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है।
ये आपको अगर नहीं आता है तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसको सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, और आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार से बनाया। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपको बोल दिया कि सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए कहीं से भी और उसकी चारों क्वांटम संख्याओं को लिखिए। मान लीजिए मैं सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन उठा लेता हूं, कौन सा, 1s1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s1 की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी, तो कैसे निकालते हैं, जो आगे का नंबर है वो तो हो जाएगा n, सो n इक्वल टू 1। जो बीच में है s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, फिर s की जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी क्या होती है, 0, m इज ऑल्सो 0। एंड s पहला इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या भरते हैं, +1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो हम भरते हैं -1/2। सही बात है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1/6, तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 1s1 का। आप अपनी इच्छा से दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं से उठा लीजिए, जहां से आपकी मर्जी हो। मान लीजिए 3s का इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो ये 3s का इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3s1। क्वांटम नंबर्स देखिएगा इसकी, n इक्वल टू 3, क्योंकि आगे 3 है तो वो n होता है। फिर l 0, क्योंकि ये भी s का इलेक्ट्रॉन है और s का l 0 होता है। m, अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, और s इक्वल टू +1/2, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो अपन +1/2 को भरते हैं। क्लियर। अब आप देखो, अगर मैं इनकी तुलना करूं तो इनमें चारों क्वांटम संख्याएं जो है वो समान नहीं है, n की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम है। यही सबसे पहले किसने बताया था, अफबाउ ने, यही सबसे पहले बताया था पाउली ने अपने अपवर्जन का मतलब होता है उल्लंघन, है ना। अपवर्जन करना मतलब वर्जित होना, उसके अंदर ज्यादा एक जैसी क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं परमाणु में कभी भी। ठीक है, आप चाहे तो दूसरा कोई ले सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं 1s का 1 इलेक्ट्रॉन आपने लिया था, आप ये कीजिए 1s का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s। अब 1s का सेकंड इलेक्ट्रॉन लिया है तो n इक्वल टू 1, l इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन है। m भी क्या होगा, 0, m भी 0 है। अब बात आती है s की, तो देखो अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s +1/2 भरा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान होगा -1/2, तो ये s का मान हो गया -1/2। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। क्लियर। तो अब देखो चौथी क्वांटम संख्या क्या होगी, दोनों की डिफरेंट हो गई। इसे कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। मोटी मोटी बात आपके लिए सवाल क्या बन सकता है, अपवर्जन नियम किसने दिया या स्टेटमेंट किसने दिया। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जो विपरीत चक्रण के होते हैं। यह स्टेटमेंट दिया गया पाउली द्वारा। ठीक है, आंसर। एक और बात, किस पर पाउली का अपवर्जन नियम नहीं लगेगा, तो देखो आप साफ कह रहे हो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, एक परमाणु के लिए, है ना, एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आपको यूं बोल दिया कि सोडियम और मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन को उठाओगे तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान होगी या नहीं होगी, आप कहेंगे सर होगी, क्योंकि एक परमाणु सोडियम का है एक मैग्नीशियम का है, तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होगी। और ये नियम किस पर लागू नहीं होगा, तो ये भी ध्यान रखना कि ये नियम किस पर लागू नहीं होगा, भाई हाइड्रोजन पर कैसे लगेगा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही कितना होता है, एक ही होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम लागू नहीं होता है। तो पाउली का अपवर्जन नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो सबसे पहला सवाल इसमें यही है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है हिंदी में अधिकतम बहुलकता। ठीक है, अधिकतम बहुलकता। तो पहला पॉइंट यही है कि अधिकतम बहुलकता का नियम किसने दिया, तो अधिकतम बहुलकता का नियम दिया हुंड ने। अब ये नियम क्या कहता है, उसके लिए मैं पहले इसकी लैंग्वेज आपको बताऊं, फिर हम इसका एग्जाम्पल देके इसको समझेंगे कि हुंड का नियम क्या है। तो हुंड का नियम कहता है कि यदि आपके पास क्या मौजूद है, यदि आपके पास समान ऊर्जा के कक्षक, ठीक है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कक्षक उपस्थित हैं, तो इलेक्ट्रॉन
पहले अयुग्मित, इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित अवस्था में, ठीक है, अनपेयर्ड स्टेट में, अयुग्मित अवस्था में भरा जाता है, भरा जाता है। उसके बाद युग्मन, उसके बाद पेयरिंग यानी कि युग्मन प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रारंभ होगा। दैट इज कॉल्ड हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। यदि समान ऊर्जा के कक्षक उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित अवस्था में भरा जाता है, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होता है। इफ द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन फर्स्टली ऑक्यूपाइड इन अनपेयर्ड स्टेट, देन द पेयरिंग विल बी स्टार्ट, ठीक है, बाद में पेयरिंग होगी, पहले पेयरिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? तो उसका एक कारण है। कारण क्या है कि अयुग्मित अवस्था में, उसको भी मैं लिख देता हूं, अगर पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है तो अपने दिमाग में रहना है कि अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है। और रिपल्शन अगर कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो अनपेयर्ड स्टेट में भरा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन का केस लेके, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम सब जानते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p3। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया, 1s2, 2s2, 2p3। मतलब p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और p के तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, बराबर। तो मैं p के 3 कक्षक बना के आपको बताता हूं। ये मान लीजिए p के 3 कक्षक है, 1 2 3, और एक और अपन ने अरेंजमेंट बना लिया, ये p के 3 कक्षक है, 1 2 एंड 3। अब हुंड का नियम देखिए क्या कहता है। हुंड का नियम कहता है कि अगर समान ऊर्जा के कक्षक है, जैसे ये एनर्जी सेम है इनकी, ठीक है, ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो उस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड भरा जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में, एक इलेक्ट्रॉन pz में, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अयुग्मित अवस्था में। क्यों भरे जाएंगे? क्योंकि जब वो इस तरह से अयुग्मित अवस्था में रहेंगे उस कंडीशन में उनका स्थायित्व, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि दूर दूर है तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड भरा जाएगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर दिया, पहले ही पेयरिंग कर दी, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, तो ये गलत हो गया, है ना, इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, और प्रतिकर्षण बढ़ने से स्टेबिलिटी, स्थायित्व कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी कम होगी, इस वजह से ये विन्यास सही नहीं है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। बात समझ में आ गई? तो हुंड का नियम कहता है कि समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो तो पहले आप इस प्रकार से अयुग्मित भरेंगे, अनपेयर्ड भरेंगे, एंड देन द पेयरिंग विल बी स्टार्ट। अगर इसके बाद मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन आता है, 3 हो गए ये, अब चौथा आता है तो वो पेयरिंग करेगा। अदरवाइज ये अधिक स्थायी अवस्था होती है, मोर स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि उनमें रिपल्शन कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पहले इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब एक और बात, ये नियम किस पर नहीं लगेगा? तो आप देखिए इस नियम के लिए क्या रिक्वायर कंडीशन क्या है कि आपके पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन को या तो एक में भर दो या पास पास भरो। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन से लगा के कहां तक, कार्बन अपन बात करते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन में भी P1 होता है ना, कार्बन तक, कार्बन यानी 2 तक, तो बोरॉन तक की लेंगे ना, सॉरी बोरॉन B। तो हाइड्रोजन से लगा के बोरॉन तक, H से B तक, हाइड्रोजन से बोरॉन तक यह नियम लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई P में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है बोरॉन में, है ना, बोरॉन इज 3p1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा और एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये नियम लागू नहीं होगा। पहली बार ये नियम किस में लगेगा? कार्बन में। तो ये भी ध्यान रखना कि यह नियम, जो ये हुंड का नियम है, यह नियम प्रथम बार यानी कि पहली बार, ठीक है, प्रथम बार किसमें लागू होता है? कार्बन से लागू होता है,
ठीक है, कार्बन से लागू होगा, क्योंकि कार्बन में 2p2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो दोनों या तो सेम भर सकते हो या पास पास भर सकते हो, है ना। तो ये कार्बन से ही अपन इस हुंड के नियम को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब एक और बात मैं आपको बताऊं हुंड के नियम की जो इंपॉर्टेंट है, कि ये अधिकतम बहुलकता का क्या मतलब है सर, है ना। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कुल चक्रण गिनिए आप। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितना हुआ, 1/2 प्लस का, ये भी 1/2 प्लस का, और ये भी 1/2 प्लस का, तो टोटल कितना हुआ +3/2, है ना। इसे कहते हैं कुल चक्रण, टोटल स्पिन, और इसे बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, अधिकतम बहुलकता। तो इसकी अधिकतम बहुलकता +3/2 है। यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन +1/2 का, तो दूसरा -1/2 का, तीसरा वापस +2 का, तो -1/2 +1/2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहां पर नेट मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी +1/2। हुंड कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरने हैं कि आपकी मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुलकता जो है वो अधिकतम रहे। +3/2 ज्यादा है एज कंपेयर टू +1/2, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे कि बहुलकता ज्यादा मिले। बात समझ में आ गई, इसलिए इसे बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नियम कहलाएगा अफबाउ नियम में N+L का नियम। वेरी गुड नियम, यहां से आप इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाना सीखेंगे भैया, तो ध्यान से देखना N+L नियम क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहली बात, यह नियम अपने को बताता है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरा जाएगा। आप यूं कह दो कक्षकों का, या वास्तव में जो कक्षकों या वास्तव में कहते हैं उपकोष, ठीक है, कक्षकों या उपकोष की ऊर्जा, उपकोष की ऊर्जा का क्रम, ये नियम आपको बताएगा। ठीक है, सबशेल्स या ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर जो है वो N+L नियम से डिसाइड होता है। N+L नियम क्या कहता है कि यदि किसी उपकोष का N+L यानी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंजी क्वांटम संख्या का योग N+L का मान जिसके लिए क्या होगा, कम होगा, उस उपकोष की एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ठीक है, वापस से समझना, यह नियम कहता है जिसका N+L का मान कम है उसकी एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई होगा। जिस उपकोष का N+L का मान क्या है, अधिक है, ज्यादा N+L है, इसका मतलब उस उपकोष की एनर्जी, ऊर्जा भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और अगर उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा। एकदम सिंपल वर्ड्स में, जिसका N+L कम उसकी एनर्जी कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसका N+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। लेकिन फर्ज करो कि अगर दो उपकोषों का N+L का मान सेम आ गया, अगर दो उपकोष का N+L सेम है, जैसे कि N+L1 पहले उपकोष का बराबर है दूसरे उपकोष के, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उस कंडीशन में जिसका N का मान कम है उस उपकोष की एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, अगर दो का N+L सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, जिसका N का वैल्यू कम है। क्लियर, इससे इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनता है ना। काफी स्टूडेंट कहते हैं सर ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना नहीं आता, ये कैसे लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है N+L का नियम। मैं अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे बनाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, इसके ऊपर आपको एग्जाम में इस तरह से एक सवाल बना के देंगे, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि निम्न में से किस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है। ठीक है, निम्न में से किस उपकोष की ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा सबसे कम है। ठीक है, आपको ये सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एनर्जी का सही ऑर्डर क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, तो क्रम पे भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूछा है किसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन दे दिया 3D, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 4S, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपके लिए 5D, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपके लिए 6P। जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया इनका एनर्जी क्रम बनाइए, ऊर्जा क्रम बनाओ या तो, और या फिर इनका सही ऑर्डर क्या होगा एनर्जी का, या फिर इनमें से किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, मिनिमम एनर्जी डिसाइड करनी। तो देखो मिनिमम कैसे डिसाइड करेंगे, आप इनका N+L लिखिए। पहले वाला का है N बराबर 3, ठीक है,
3 होगा क्योंकि आगे जो नंबर लिखा था वो n होता है। फिर l, d है, d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है, तो 3 और 2 5, n प्लस l इज 5। क्लियर। दूसरे वाले में 4 प्लस 0, s के लिए 0, n का मान 4 है, 4 और 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 5d के लिए n का मान हो गया 5, l का मान हो गया 2, 5 और 2 7, और 6p के लिए l का मान होता है 1, 6 प्लस 1 इज 7, तो 7 7 4 5। आगे चारों के n प्लस l। अब आपको क्या देखना है, जिसका n प्लस l कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम n प्लस l किसका है, आंसर इज सेकेंड। n प्लस l सबसे कम है 4s का, तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। आपको क्रम भी पूछ सकते हैं कि क्रम बनाइए, तो क्रम बनाने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम पूछ सकते हैं या घटता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या हो गया, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 4s की, उसके बाद 3d की। अब 2 का n प्लस l देखिए सेम आ गया, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, दोनों का n प्लस l सेम है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, अगर n प्लस l सेम हो तो जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम होगी। अब n कम किसका है, यह है 5 और यह है 6। 5 n की वैल्यू कम है, 5 n कम है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें 5d में, और सबसे हाई एनर्जी वाला कौन सा है 6p। तो ये क्रम भी पूछ सकते हैं, एनर्जी का क्रम बनाइए, ऊर्जा क्रम। तो ऊर्जा क्रम भी अपन n प्लस l नियम से बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका कि अपव्यय के नियम क्या है, 3 नियम है, पाउली अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और n प्लस l का नियम। अब इस n प्लस l नियम से हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। वो किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप ध्यान रखना, बड़ा आसान है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाना। ठीक है, ध्यान से कंसंट्रेट करना। ये है n प्लस l नियम से बना हुआ इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इस क्रम में लिखना है आपको। एरो साइन देखिए मेरे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। ठीक है, 1s से जाएगा, निकल के जाएगा 2s में, 2s से निकलेगा तो जाएगा 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपन इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बना सकते हैं। ये वास्तव में एनर्जी क्रम बनाने के भी काम आएगा और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाने के भी काम आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आराम से बन जाएगा। हमने एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि z बराबर 34 z 34 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या बनेगा, है ना। या z बराबर 34 में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाएगा, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 34 है, बताइए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाएगा, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख दीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s और 1s में कितने 2, 1s2, फिर जाएगा 2s, तो ये आ गया 2s, 2s में भी कितने 2, फिर उसके बाद में 2p, 2s से निकल के 2p, 2p में कितने आएंगे 6, 2p 6, उसके बाद 2p से 3s में, तो ये आ गया 3s2। ठीक है, उसके बाद में फिर से 3s से निकल के 3p में, तो वापस p में 6, और 3p से निकल के 4s में, 4s में 2, कितने हो गए टोटल 2 4 10, 10 और 10 20। अब देखो 4s से निकल के कहा जाएगा 3d में, और d में कितने जाते हैं 10, तो 3d 10, 20 और 10 30। अब बच गए 4, 34 भरने आपको 34, यहां तक 30 हो गए। अब 4 कहां जाएंगे, तो 3d के बाद कहां आएगा 4p, 4p में जाएंगे बचे हुए 4, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, p उपकोष में एंटर कर रहा है, p सबशेल में एंटर कर रहा है। या आपको यूं भी बोल दे कि तत्व आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक का है, तो कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का एलिमेंट है ना, p खंड का तत्व। हालांकि मैं इसको एक और आगे वाले क्लासेस में जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब मैं और भी इजी वर्ग और जो है आवर्त पीरियड और कॉलम को तरीका बताऊंगा मैं आपको इजीली ज्ञात करने का, किस तरह से अपन डायरेक्टली विद इन अ सेकंड बता सकते हैं कि 76 नंबर वाला कौन से वर्ग का होगा और कौन से आवर्त का होगा।
फिलहाल आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रखें, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन ने बनाना सीखा, आप खुद प्रैक्टिस के लिए भी खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे Z इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया 40 दे दिया, 40 का परमाणु जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो इसको देख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। और ज्यादा अपन इसको पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाकी तत्वों का कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद देखो क्या आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपन ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जो आप बड़ी अच्छी तरह से और याद रख के जाना, क्योंकि ये एग्जाम में नॉर्मली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछा जाएगा। सवाल क्या है कि परमाणु क्रमांक जो है Z बराबर 24 है। ठीक है, Z इक्वल टू 24 होता है किसका, क्रोमियम का। जब हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखिएगा ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 4s2। ठीक है, ये हो गए 10 और 10 20। अब बचा 24 जो जाएगा 3d4, यानी कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन s का d में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 3d5 4s1। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1 होता है, न कि 3d4 4s2। तो ये क्यों हो जाता है 3d5 4s1, इसके ऊपर सवाल पूछते हैं। या फिर Z बराबर 29, Z29 पे आता है कॉपर। मैं आपके लेवल तक की बात बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, असामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपवाद, ये खूब सारे हैं, लेकिन जो नॉर्मल 10th क्लास लेवल तक है वो मैं आपको बता रहा हूं कि Z29 कॉपर। कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये हो गया 29 3d9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जैक्टली ये होना चाहिए, लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता है। 3d9 4s2 की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन s का d में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 3d10 4s1। ठीक है, ये होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मेरा पॉइंट आप समझ गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1। दूसरा सवाल, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 क्यों होता है, या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 क्यों होता है, तो कारण क्या है इसका। तो आप एक वर्ड, एक लाइन याद रखिएगा कि जो हाफ फिल्ड होते हैं, यानी कि अर्धपूरित, और जो पूरे भरे हुए होते हैं पूर्ण पूरित। मतलब बताता हूं मैं, पहले समझे। p6, 6 का मतलब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर भर गए तो वो हो गया फुलफिल्ड, पूर्ण पूरित। और अगर d है तो d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वो हो गया फुलफिल्ड, पूर्ण पूरित। अगर इसका आधा कर दें तो हो जाएगा हाफ फिल्ड। जैसे p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड, d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड अर्धपूरित, और f में 7 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूरित होगा। ठीक है, ये कहते हैं कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो उपकोष होते हैं या जो कक्षक होते हैं, उपकोष सबशेल, वो क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम में क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड है ना। 3d5 का मतलब हो गया अर्धपूरित, तो अर्धपूरित बन गया, इससे इसका स्थायित्व क्या हो गया, बढ़ गया। कॉपर में क्या हो गया 3d10, 3d10 का मतलब क्या हुआ, पूर्ण पूरित। पूर्ण पूरित क्यों हुआ, ताकि वो मोर स्टेबल बन जाए, ज्यादा स्टेबल बन जाए। तो ये एक आप लाइन याद रखना कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, मोर स्टेबल, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी होता है। कौन सा, जो हाफ फिल्ड हो वो, और जो फुल फिल्ड हो वो। मैं बता दूं दोनों को, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बना के आपको। ये 5 कक्षक हैं डी में। हाफ फिल्ड का मतलब हो गया 1 1 1 1 1, हुंड का नियम। ठीक है, फुल फिल्ड का मतलब हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10। तो ये हो गया D10 और ये हो गया D5। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इन दोनों में भी
फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। फुलफिल्ड ज्यादा स्थायी होता है हाफ फिल्ड से। तो कॉपर और क्रोमियम के अपवादित या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण क्या है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अधिक स्थायी होना। इसलिए कॉपर में और क्रोमियम में ऐसा होता है। क्लियर? चलिए, ये तो था आपका कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उसके ऊपर ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रख के जाना। कॉपर में और क्रोमियम में अपव्यय नियम का आप यूं कह सकते हो अपवाद होता है। कॉपर क्रोमियम अपव्यय, ऐसे भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा अपव्यय नियम का अपवाद है, तो कॉपर या फिर क्रोमियम। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।